आसन के नाम होते हैं और इन सारी चीजों को आप बिल्कुल भूल जाओ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम शुरू से चलते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम योग थेरेपी क्यों करें, क्योंकि आजकल हम लोग इतने चूजी हो गए हैं ना कि बिना बेनिफिट के हम कुछ भी नहीं करना चाहते। जहां हमको दिखता है कि हमें बेनिफिट है, वही भले ही हम वो टाइम को कैसे भी न्यूट्रल कर दें या एक तरह से उसको मिस यूज कर लें, लेकिन हम वो ऐसा मान के चलते हैं कि वो टाइम हमारा खराब हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि हम क्यों करें। जरूरी नहीं हर व्यक्ति को फील्ड में जाके प्रैक्टिस करनी हो, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है। तो क्यों करें, तो उसका आंसर सबसे बड़ा ये है कि आज हम देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर हम 10 लोगों के ग्रुप में खड़े होते हैं तो उसमें से 8 व्यक्ति ऐसे निकलते हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी है। किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है। और यही अगर हम 10 साल पहले के सिनारियो में देखते हैं तो 10 में से 6 को ही मिलती थी, और 10 साल पहले जाते हैं तो 4 को ही मिलती थी, और 10 साल पहले मतलब यदि हम 40-50 साल पहले जाते हैं तो यदि किसी को डायबिटीज हो गई तो बड़ा एक गांव में या शहर में वो होता था कि गिने चुने व्यक्तियों को होता, ऐसा बोला जाता था कि ये तो राजाओं की बीमारी है, कहाँ से आपको लग गई, क्योंकि रेयरली होती थी, ठीक है। तो अगर हर जैसे 10 साल का एक शतक होता है, हर शतक में ये बीमारियों का रेशो बढ़ता जा रहा है, तो कोई ना कोई तो रीजंस होंगे। अगर हम उन रीजन को समझ सके और समझकर उनको खुद पर, खुद की फैमिली पर, खुद के जो भी नियरेस्ट डियरेस्ट है उन पर इम्प्लीमेंट कर सकें, तो कम से कम हम हमारे हाथ में 60% चांसेस ऐसे हैं कि हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। ये पहला उपयोग है योग थेरेपी, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं मालूम होगा कि ये चीज क्यों हो रही है, तब तक आप सिर्फ, आपके पास डिपेंडेंसी है कि जितने बार कोई सिम्टम्स हो रहे हैं उतने बार आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उतनी बार वो मेडिसिन दे रहे हैं। आप मेडिसिन ले रहे हैं, वो सिम्टम्स गायब हो रहे हैं, फिर आप आराम से बैठ जा रहे हैं। हम यही कर रहे हैं। कोई भी पैथी में जाएं, एलोपैथी में जाएं, आयुर्वेदिक में जाएं, होम्योपैथी में जाएं, किसी में भी जाएं, बट हम अभी यही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको बिल्कुल ऐसा आप सोच के रखिए कि आपके घर में पूरा किचन बना हुआ है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि उसमें अगर कौन सा मसाला है तो उसका क्या टेस्ट है, उससे क्या चीज डेवलप होगी। या आप सपोज मान लीजिए आप भिंडी की सब्जी खाना चाहते हैं, वो टेस्ट तो आपको मालूम है, लेकिन आपके सामने 10 सब्जियां रखी, आपको ये नहीं मालूम कि वो टेस्ट इनमें से किस में से आएगा, तो आपकी स्थिति कैसी होगी, कल्पना कीजिए। और अभी हम वही लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। हम सब खाना खा रहे हैं, मुंह में बाइट डाल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि उससे एनर्जी मिलती है, लेकिन कैसे, क्या फंक्शन होता है अंदर, कैसे आपका खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो जो खाना आप खा रहे हैं वो आपके लिए अच्छी एनर्जी दे रहा है या बुरी एनर्जी दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी ना। तो ये सबकी समझ आपको योग थेरेपी से ही आएगी, इसकी अवेयरनेस, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं कि जब हम खुद या हमारे आसपास, हमारी फैमिली में या हमारे फ्रेंड सर्किल में कोई बीमार पड़ता है, तो जब तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तब तक आप एक ब्लाइंड पर्सन की तरह होते हैं कि जिसने जो बोला वो आपने कर लिया, डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन दी वो आपने खा ली। इवन डॉक्टर भी आपको ज्यादा नहीं समझाता क्योंकि उसको मालूम है कि आपका नॉलेज सीमित है, लेकिन जब एक बार आप टर्मिनोलॉजी में डॉक्टर से बात करते हैं और उसको मालूम होता है कि नहीं ये जानकार है, तो वो भी आपसे उसी लहजे में बात करेगा। अभी मैं आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ,
और मान लीजिए ऑब्वियसली मैं आपसे थोड़ा पहले से पढ़ रही हूँ तो मेरी जानकारी थोड़ी सी ज्यादा होगी, आप लोग की थोड़ी मीडियम होगी, अभी जो शुरू करेंगे उनकी बिगनर्स की होगी। अब मैं एकदम उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाना शुरू कर दूं तो क्या पॉसिबल है आपको कुछ भी समझ आएगा? नहीं आएगा। और जब मैंने अच्छा टीचर कौन सा होता है? अच्छा टीचर हमेशा वही होता है कि उसके सामने जो लोग हैं वो उनको अपनी बात पहुंचा सके, वो किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी उदाहरण के द्वारा। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए स्टार्टिंग में मैं आपको बोलती कि कार्डिक मसल्स काम नहीं कर रही हैं या कार्डिक मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो क्या स्टार्टिंग में आज समझ पाते आप? लेकिन आज उस पोजीशन में है कि आप समझ पा रहे हैं। तो यदि डॉक्टर डिस्कस कर रहा है, कई बार वो लोग भी आपस में डिस्कस करते हैं या फोन पे, है ना, या वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई इनकी हृदय की मांसपेशियां तो अच्छा कार्डिक मसल्स में प्रॉब्लम है, कौन से मसल्स, कौन से कार्डिक मसल्स में प्रॉब्लम, तो वो आपको जरूर बताएगा मायोकार्डिक मसल्स में प्रॉब्लम है। तो चूंकि ये पक्ष ऐसा है कि हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के आसपास कोई ना कोई व्यक्ति हर समय बीमार रहता है। आप अभी यहाँ बैठे हैं तब भी आप देखिए कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका या तो परिचित होगा या फ्रेंड होगा या फैमिली में होगा। कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मेरे आसपास कोई भी बीमार नहीं है? हैंड रेस करें यदि कोई है तो। तो जिस चीज से हम घिरे हुए हैं, जूझ रहे हैं, क्या उसके बारे में जानकारी होना हमको इम्प्रूव नहीं करेगा? ठीक है। अब तीसरा हमने जो योग थेरेपी में बॉडी अलाइनमेंट्स पढ़े, क्या उसके बारे में इसके पहले अवेयरनेस थी? ठीक है। अब मान लीजिए हमारा ही कोई, सपोज हमारी ही बेटी ऐसे झुक झुक के बैठ रही है, पूरा अपना थोरेसिक ऐसा क्रंच करके बैठ रही है, एब्डोमिनल मसल्स क्रंच करके, तो क्या आपकी नजरें उसे पकड़ेंगी नहीं? और उसको बहुत अधिक वो चीज बिगड़ जाए उसके पहले ही आप उसको करेक्ट नहीं कराना चाहेंगी? तो यदि हम हर चीज को इस व्यू में सोचें कि हम उससे पैसा कैसे कमाएंगे, तो एक तो वो गलत है। ठीक है। आप मान लीजिए खाना बनाना सीखते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या होता है? पहला उद्देश्य तो यही होता है ना कि हम अपनी फैमिली, आपके पेरेंट्स हों या आपके बच्चे हों या आपके हस्बैंड हो, जो भी हो, सबको हम एक हेल्दी फूड दें जिससे वो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रह सके। आपका ये उद्देश्य नहीं होता कि इससे मैं अर्न कैसे करूं, वो सेकेंडरी होता है कि फिर आपके पास टाइम है, आपका बहुत अच्छा टेस्ट है खाने का, तो आप उससे अर्निंग भी शुरू कर दें। ऐसे ही योग थेरेपी से आप अर्न भी कर सकते हैं। अब हम फाइनेंशियल इसमें आते हैं। तो यदि आज की डेट में जो लोग योग के फील्ड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप सभी अपने आसपास योग वालों से परिचित हैं, तो यदि आप साधारण योग के लिए जाते हैं तो आपका क्लाइंट पे करेगा 1000, बहुत ज्यादा हुआ तो 2000, 2000 से ऊपर कोई भी नहीं पे करेगा। अब आप क्या करेंगे? शुरुआत में कम से कम 15-20 कैंडिडेट ढूंढेंगे, और आज के जमाने में 15-20 कैंडिडेट ढूंढना भी बहुत टफ काम है। जिन्होंने कोशिश की होगी उनको इस चीज का अनुभव होगा। ठीक है। तब आप कहीं जाके 15-20 हजार कमा पाएंगे। ठीक है। अब उसमें से भी फिर बहुत से बोलेंगे अरे हमको तो टाइम नहीं है, ये टाइम सूट नहीं कर रहा, फिर कई बोलेंगे हमको तो दूर पड़ रहा है। तो आप सभी को एक सोल्यूशन नहीं दे सकती। लेकिन वहीं आप अगर योग थेरेपी की फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आप एक क्लाइंट लेंगे और उससे 8 से 10 हजार रुपए मंथ कमाएंगे। तो अभी आपने अगर 2 क्लाइंट भी ढूंढ लिए तो आपका इक्वल हो गया 10, 10 का रेशो हो गया, 1:10। शुरू में हो सकता है इतना अमाउंट कोई ना दे, तो हम जैसे 5 से भी शुरू करें तो भी हमारा रेशो कम हो गया।
हम 4 क्लाइंट ही ढूंढते हैं और हमारा 20,000 हो जाता है। ये दूसरा। ठीक है। अब क्या होता है कि जब योग में कोई भी थेरेपी के लिए व्यक्ति आता है तो वो क्या करता है कि बाकी जितनी पैथी होती है ना, सब में घूम के सबको अनुभव करके फिर आता है, लास्ट आता आपके पास, ऐसा मान के चलिए। ठीक है। और अगर आप उसको मान लीजिए जो उसका 100% पेन ही मान के चलते हैं हम, उसमें से यदि 20% भी आप उसको रिलीफ दिला देते हैं तो एक तो उसके लिए बहुत अच्छा, और वो आपको बहुत रिलीफ देगा, क्योंकि उसके ओठों पे जो मुस्कुराहट आप लाएंगे, कई बार वो ऐसे कमेंट करेगा कि ये चीज मैं कभी कर नहीं पाता था, ये मैंने आज की। और उसकी जो खुशी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तो हमेशा स्टूल भी चेयर पे बैठ के पूजा करता था, आपके कारण मैं नीचे बैठ के पूजा कर पाया, इससे मुझे बहुत संतुष्टि है। मैं कभी भी गुरुजी के पास जाता था तो मुझे स्टूल लेके हाइट पे बैठना पड़ता था, आज मैं उनके चरणों में नीचे बैठा। ये भी छोटी छोटी खुशियां हैं, देखिए। तो इससे आपको जो संतुष्टि मिलेगी और उनकी जो, देखिए कोई भी व्यक्ति के साथ आप ऐसा करेंगे तो वो आपको ब्लेसिंग्स ही देगा, दुआएं देगा, तो उससे आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने से दो 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 करके 10 पेशेंट कर लिए, तो वो 10 पेशेंट की जो एक साथ ब्लेसिंग्स आपके पास तक पहुंचेंगी, वो आपकी लाइफ को कैसे चेंज करेगी आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो दिल से देगा। वो ब्लेसिंग आपने उसको ठीक किया, उसको थोड़ी राहत दिलाई है, तो वो दिल से ब्लेस करेगा। तो ये सारे योग थेरेपी के फायदे हैं कि अगर हम एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं सपोज, और उसकी फीस, वो जो टेस्ट कराता है, वो जो मेडिसिन देता है, तो एक एवरेज यदि हम देखें तो 4-5 हजार हम खर्च कर देते हैं एक बार डॉक्टर के पास जाने पे। ठीक है। और हम मान लो हमारी फैमिली में 6 मेंबर हैं, तो साल में कितने बार डॉक्टर के पास जाते हैं? 3 से 4 बार तो मान के चलो, कभी कम अमाउंट कभी ज्यादा। तो टेंटिवली हम देखें तो हम 25 से 30 हजार रुपए सिर्फ डॉक्टर्स और दवाइयों पे खर्च करते हैं, टेस्ट, डॉक्टर, दवाई। ठीक है। तो चूंकि आप फिट रहेंगे, आपकी फैमिली फिट रहेगी, आपको समझ रहेगी, तो वो चीजें बचेंगी। अब कोई और कुछ बोलना चाहता है तो बोले, या किसी का और कोई इसमें कंफ्यूजन है? श्वेता बोले। मैम मेरा इस टॉपिक से थोड़ा हटके है, जो हमने कल पढ़ा था परसों क्लास में। हम्म। आपने बताया था हमारे ब्रेन में, मतलब जो जो हमारे चक्र हैं वो हमारे मस्तिष्क पे उनका एक एक पार्ट है। हम्म। मतलब तो अगर जैसे ब्रेन इंजरी होती है तो कहते हैं कि मतलब सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो जल्दी फिर रिकवर नहीं होते हैं। तो क्या अगर हम मतलब चक्र पे काम करेंगे तो क्या वो ब्रेन पे असर जाएगा उसका, मतलब उसमें कुछ फर्क पड़ सकता है? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि उसका डैमेज कितना हुआ है ना। और फिर कई बार ऐसी प्रोसेस आती है कि वो डैमेज एक प्रोग्रेसिव में चलता रहता है, कि और भी सेल डैमेज होती जा रही है। तो जब हम चक्र पर काम करेंगे तो सबसे पहला तो ये होगा कि वो जो प्रोग्रेस हो रही है वो रुक जाएगी। तो प्रोग्रेस रुक जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और अगर पेशेंट बहुत अधिक कोऑपरेटिव है ना, वो आप पर बहुत ट्रस्ट कर रहा है, आपकी हर चीज को मान रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको एक बार प्रोग्रेस रोकने के बाद उसको रिवर्स कर पाए। और मैम जैसे अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह में हुआ हो डैमेज, तो उस पे भी काम कर सकते हैं, मतलब हम? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे कोई व्यक्ति सपोज कोमा में है, हम ऐसा मान के चलते हैं, हाँ ठीक है, मैम। या बेहोश है तो उसका कौन सा माइंड वर्क नहीं कर रहा है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस। लेकिन सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तो एक्टिवेट है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे कोमा में रहते हैं लेकिन उनको फूड पाइप से खाना दे दिया जाता है।
तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा यदि सबकॉन्शियस उसका एक्टिवेट नहीं होगा? तो फिर तो अंदर खाना डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए, हार्ट बीट नहीं चलना चाहिए, ब्रीदिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रोसेस तो सबकॉन्शियस ही कर रहा है। तब क्या होता है कि जब हम ये मेडिटेशन के थ्रू उसको कुछ जो गाइडेड मेडिटेशन होते हैं उनके थ्रू हम कुछ इंफॉर्मेशन उनको इंड्यूस करते हैं उनके सबकॉन्शियस में, तो वो रिकवरी आने लगती है। तो उनको हम माइंड लेवल पे काम कर सकते हैं वहां पर। क्योंकि बहुत प्रोसेस। बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई बार व्यक्ति अनकॉन्शियस है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, लेकिन यदि उसको पेन होता है तो आंसू निकल आते हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन इन चीजों के लिए बहुत अच्छा टूल होता है। आप लोग एक नेट पे सर्च करिएगा, मिरेकल मैन ऑफ अमेरिका। ये जो व्यक्ति है इसका प्लेन क्रैश हुआ और लगभग 42 बोन्स क्रश हो गई, इवन स्पाइन भी क्रश हो गई, और वोकल कार्ड इसका डैमेज हो गया। और जब ये डॉक्टर के पास इसको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये होपलेस, कैसे ये नहीं बचेगा, और बचेगा भी तो जीवन भर चल फिर नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी जो स्पाइन है वो क्रश हो चुकी है। अब चूंकि वो माइंड मास्टर था, तब उसने अपने आप से ये जनवरी में हुआ, और उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो 25 दिसंबर हॉस्पिटल से चल के जाएगा और अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करेगा। और उसने वो चीज की, और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध बहुत अच्छा मोटिवेटर हुआ, और उसके बहुत से बुक्स हैं और वो बहुत फेमस पर्सन है ना? तो मिरेकल पॉसिबल होते हैं, डिपेंड करता आप उसका ट्रस्ट कितना है। क्योंकि आप देखिए, आप लोग देखते हैं कि जैसे सपोज किसी ने बोला कि इस मंदिर में जो भी आप मांगो वो पूरा हो जाता है। आपके एक फ्रेंड ने बोला, बोले हम तो जितनी बार जाते जो मांगते वो पूरा होता है। आपने बोला चलो ट्राई कर लेते हैं हम भी, है ना? अब आप उस मंदिर में गए लेकिन आपका पूरा नहीं हुआ, दोनों साथ में गए थे। उसने जो चीज मांगी वो पूरी हो गई, आपने जो मांगी थी नहीं पूरी हुई। क्यों? क्योंकि उसके सब कॉन्शियस का ये पैटर्न बन चुका है, बिलीफ पैटर्न बन चुका है। तो उस बिलीफ पैटर्न ने उसकी जो डिमांड से वो पूरी करा दी। और आप कैसे गए थे कि चलो करके देखते हैं। ठीक है, तो आपका ट्रस्ट पैटर्न डेवलप ही नहीं हुआ था, तो वो आपकी चीज पूरी नहीं। तो ये सारी चीजें आपके माइंड पर डिपेंड करती हैं। और योग थेरेपी में एक बहुत बड़ा रोल होता है माइंड का, क्योंकि सबसे पहले जो सामने व्यक्ति है ना उसके माइंड पर ही कंट्रोल करना होता है। फिर दूसरा इसमें बेनिफिट क्या होता है कि जैसे हमने उस दिन वर्ड की बात की थी कि हम शब्द कैसे यूज करते हैं, तो एक एग्जाम्पल लिया था कि यदि बच्चे से हम पूछे कि भाई स्कूल में क्या बुरा हुआ, तो शायद वो कभी नहीं बताएगा। लेकिन यदि हम पूछे कि बताओ बेटा पूरे दिन भर जो तुम स्कूल में रहे उसमें से कौन सी एक चीज है जो तुम चाहोगे कि चेंज हो जाए, तो वो जरूर बता देगा मम्मा मैं ये चाहता हूँ ये चीज बदल जाए। और आप वहां पकड़ लोगे कि बच्चे को क्या चीज अच्छी नहीं लग रही। तो जो शब्द होते हैं ना उनकी जीवन में बहुत अहमियत होती है। तो जब आप पूरे कोर्स के दौरान ये चीज बार बार सुनते हो तो अनजाने में आप अपने शब्दों पर भी ध्यान देने लगते हैं, आपका फोकस जाने लगता है, और जैसे जैसे शब्द बदलते हैं वैसे वैसे आपकी लाइफ चेंज होने लगती है, आपका फ्यूचर चेंज होने लगता है। तो ओवरऑल ये एक फ्यूचर चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं यस जो मैम। अनजाने में हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हमने क्या किया। और जो लोग योग का कोर्स कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए सेकेंड ईयर में है, तो अगर वो ये देखेंगे कि 2 साल पहले वो क्या थे, उनके शब्द क्या थे, उनके बिहेवियर का पैटर्न क्या था, उनके डिसीजन कैसे होते थे, और आज के में देखेंगे, तो वो खुद ही अपने आप में एनालिसिस कर लेंगे कि नहीं मुझ में एक बहुत बड़ा फर्क है।
तो 2 साल में जब इतना फर्क आ सकता है, जबकि आपने इसके लिए एफर्ट नहीं किया है कुछ भी, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो जब पर्टिकुलर उसी के लिए करेंगे तो कितने चेंजेस होंगे। तो और ये मैम पूरा एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है, जिससे आपकी पूरी लाइफ मैनेज होती है। और चूंकि आप लाइफ मैनेजमेंट स्किल सीख जाते हो, तो आप बेस होते हो अपनी फैमिली का, तो ऑटोमेटिक वो चीज हस्बैंड और बच्चों में भी ट्रांसफर होती है। तो पूरा फैमिली का एटमॉस्फेयर चेंज होता है। अब मान लीजिए फैमिली से ही तो सोसाइटी बनती है। अब सपोज 10 परिवारों का चेंज हो गया, तो एक बहुत बड़ी सोसाइटी के बड़े हिस्से का चेंज हो गया एटमॉस्फेयर। सोसाइटी से ही हमारा देश बनता है, हमारा नगर बनता है, टाउन बनते हैं, विलेजेस बनते हैं, हमारी कंट्री बनती है, और कंट्री से ही विश्व बनता है। तो हर चीज की जो शुरुआत होती है वो छोटे ही रूप में होगी। सडनली नहीं हो सकती कि हम सोचे हम पूरे विश्व में शांति ले आए और हो जाए। शुरुआत बीज से ही करनी पड़ती है। तो वो सीड्स हम लोग, है ना, जैसे अभी मान लीजिए 2-2 बच्चे हैं सभी के इसमें, ठीक है। अब वो 2 बच्चे उनकी अपनी फैमिली होगी, तो आप वैसे ही संस्कार उनमें ट्रांसफर कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। एक इम्पोर्टेंट फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट में लेती हूँ। हेलो। हाँ हाँ, नमस्कार सर। दीदी उसमें कहाँ ज्यादा गई? निकली है सर, वैसे आप देख लीजिएगा, ज्यादा निकली है उसमें। रितु दी मैंने आपको सेंड करा, देखना जरूर, बहुत अच्छा वीडियो है वो। टोटल 561 है। नहीं नहीं सर, उसके उससे देख रितु लीजिए, दीदी, निधि काउंटर दीदी फाइल से। बिजी है, कोई काउंटर फाइल से देख लीजिए, उसमें इतना कुछ बिजी है वो 11 क्लास में। 24 कुछ हाँ है। दीदी, मैं हूँ अभी। मैंने लिखा एक्चुअल में हुआ लेट है। होती आपकी कहीं। एक सर्व कॉपी एक्स्ट्रा भी है, जिसका जो आपकी नंबर है वो सर्वाइकल के उसमें लिए है बहुत ही। अच्छा मुझे अच्छा वीडियो, सर्वाइकल नहीं है। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। नहीं वो नहीं इसीलिए है कि आप नहीं, आप गलत ना उसे समझे काउंटर कि फाइल आपको से। सर्वाइकल, वो वीडियो इसीलिए है कि आप ये ना समझे कि नहीं नहीं, आपको वो मुझे सर्वाइकल। पता है वो नहीं है मुझे। यही मैडम से हम लोग को डिस्कस करने थे कि 10 रीजन होते हैं ना, हम कैसे आइडेंटिफाई करें उसे। सब एक ही डायलॉग बोलते हैं, सर्वाइकल सर्वाइकल सर्वाइकल, 10 रीजन होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब ये चीज क्लियर हो गई होगी कि योग थेरेपी की उपयोगिता क्या है आपकी लाइफ में। और कुछ मेरे इससे। साथ तो घर में ही ये चीज हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं। और वो मतलब यही होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो आपको मेडिकेशन दे देते हैं पूरा, आप लेते हो, 6 महीने बाद आपको फिर जाना होता है, क्योंकि वो उतने टाइम तक ही काम करती है। तो अब मैंने मतलब पहले भी मैं बोलती थी ये चीजें उनको, बट अब वो खुद पूछ रहे कि अच्छा क्या करना है, कैसे करना है। तो वो एक चेंज आया है कि एक्चुअली यही है कि जब आपके कोई ऐसे क्लोज पर्सन, आपके कोई व्यक्ति होते हैं, तो आप डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है ना। अभी जैसे मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला नहीं नहीं इसकी तो आप सर्जरी करा लीजिए, तो अब आप में आज की डेट में ये सोचने समझने की शक्ति है कि मुझे सेकेंड ओपिनियन लेना है, कि सर्जरी कराना है कि नहीं कराना चाहिए, क्या करना है। तो ये अवेयरनेस जगाना ही योग थेरेपी का काम है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ में ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि हर व्यक्ति को ये आना ही आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो इस क्राइसिस से ना गुजर। अब और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या जनरल आप लोग को आपस में भी डिस्कशन करना तो आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल हम मंडे से लेंगे, क्योंकि काफी लोगों ने उसको किया था, तो मुझे लगा फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी को बेनिफिट ना हो, और ये ग्रुप डिस्कशन भी जरूरी था। मैम लेकिन इसमें हमारा टाइम तो वेस्ट जा रहा है ना। ऐसा आपको लगता है?
नहीं मीन्स थेरेपी स्टार्ट करने के लिए डिस्कशन तो जरूरी है, वो बराबर है, वो नहीं मैं बोल रही हूँ, देखिए अगर बट आज ये डिस्कशन थेरेपी नहीं होता सीखने ना, के लिए। आज ये डिस्कशन नहीं होता ना, तो आपसे ही पूछता क्यों कर रहे हो योग थेरेपी का कोर्स, तो आप निरुत्तर हो जाते, आपको उत्तर देते नहीं बनता। ये आज का डिस्कशन ही है जो आपको आंसर देने में सक्षम बनाएगा कि इससे ये बेनिफिट है। हाँ बट ना आधा घंटा थेरेपी हो जाए, आधा घंटा डिस्कशन हो जाए तो भी चलता आधे है। घंटे में नहीं होती थेरेपी, कोई मैजिक नहीं है ना वो। आधे घंटे में तो आप पोजीशन ही नहीं ले पाएंगे और खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए बट टाइम लगता है। जी निधि जी। एलर्जिक्स के आपने सूर्य पेटी और कपालभाति प्राणायाम बताया था, तो हमने यही दो प्राणायाम क्यों लिए? आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं आई है निधि जी। अभी आ रही है ना? जी हाँ बोले। अभी आ रही है जी हाँ बोले। मैम। एलर्जिक स्किन डिजीज में आपने बताया था ना कपालभाति और सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं, तो यही दो प्राणायाम हमने क्यों चूज किए? आपकी फिर बंद हो गई आवाज। 5 मिनट बाद रिपीट कर लीजिएगा, शायद नेटवर्क इशू कुछ होगा, तो 5 मिनट बाद रिपीट कर, है ना। अब देखिए जहाँ तक योग थेरेपी कोर्स की बात है, तो वो मैं आपको मुश्किल से 10 दिन में भी खत्म करा सकती हूँ, लेकिन वही होगा कि आगे पार्ट पीछे सपाट। तो जब तक आप इस चीज को बार बार नहीं सुनेंगे, पेशेंसली नहीं करेंगे, तब तक आप कर तो लेंगे कोर्स, लेकिन उसके इफेक्ट नहीं आएंगे। तो सारे जो डिस्कशन है वो भी प्रीशियस होते हैं, और अगर आप सोचो कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे, तो वो तो इम्पॉसिबल है। जब तक आपको थ्योरी नहीं मालूम, आप प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो वही होगा कि एक जो जनरल हम वो कराते हैं ना, प्रैक्टिस बस वही होगी कि कोई भी आ रहा है तो हम उसको करा दे रहे हैं। हाँ निधि जी, मैंने आपको बोला तो था सूर्य भेदी और कपाल भाती, तो ये आपने कराया क्या किसी को? मैम ये मेरा ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ आप कर सकते हैं बिल्कुल, बस आपको हाई बीपी तो नहीं है? और कुछ नहीं है। हाँ फिर कर सकते हैं आराम से। नहीं, बट हमने यही दो प्राणायाम क्यों चूज किया? हमने अनुलोम विलोम नहीं रखा, भस्त्रिका नहीं रखा, तो ये दोनों ऑटो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं, और स्किन डिजीज बहुत सारी ना, एलर्जी वगैरह ऑटो इम्यून सिस्टम के वीक होने से होती है। तो इम्यून एलर्जी का मतलब ही यही है ना कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उससे फाइट नहीं कर पा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा। और अगर वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, तो उस चीज को, अगर वो इम्यून स्ट्रांग हो गया, तो वो एलर्जी के जो भी, जिससे भी एलर्जी है, उससे फाइट कर पाएगा, तो बॉडी में वो सिम्टम नहीं आएंगे। सिंपल। जी दीप्ति जी। मुझे जैसे पूछना था, सपोज अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो योग थेरेपी के अकॉर्डिंग हमें मतलब उससे क्या सबसे पहले डिस्कशन करना चाहिए, हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए, उससे क्या पूछना चाहिए कि स्टार्टिंग में मतलब कुछ 2-4 पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति आपके पास आएगा तो वो ऑब्वियसली पहले फोन करेगा, है ना, क्योंकि आजकल डायरेक्ट आने वाला सिस्टम तो कहीं भी नहीं है। तो जब वो फोन करे तो आप जरूर क्वेश्चन करें कि भाई आप योग क्यों करना चाहते हैं, तो 100% वो आपको बताएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। आप शांति से सुनिए, कोई भी उसमें सजेशन मत दीजिए। जो शब्द आपको ऐसे लगते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी आपको लगती कि नहीं ये इससे हम
यह हमारी जानी पहचानी नहीं है, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, उसे नोट करते जाइए, या हो सके तो कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। फिर उससे बोलिए कि वो जो उसके करंट जो भी टेस्ट हो वो भेज दे। तो जब वो करंट टेस्ट भेजेंगे तो उसमें एक सजेशन रहता है हमेशा, अगर एक्सरे हो या क्लिनिकल हो, जितने भी हो, तो उसमें एक लास्ट में होता है सजेस्ट। उस पोर्शन को ध्यान से पढ़िए। फिर उसमें देखिए कि अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं तो नेट पे सर्च कीजिए, आपकी वोकेबलरी देखिए ऐसे ही बढ़ेगी, ठीक है। अब आप उस पूरी बीमारी को समझ गए, ठीक है ना, उनकी रिपोर्ट्स को समझ गए। अब आपको उनसे बात करनी है, तो आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए और फिर उनसे बात करिए कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने क्या क्या बोला है। और सबसे पहले ये पूछिए कि डॉक्टर ने क्या एक्सरसाइज करने आपको बोला है, क्योंकि आजकल डॉक्टर हमेशा एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ एक पेपर या मतलब एक डायग्राम वाला ऐसा चार्ट कुछ तो भी देते हैं, ठीक है। और शुरुआत हमेशा उनसे बोलिए ठीक है हम इन्हीं के साथ शुरू करते हैं। तो क्या होगा कि सबसे पहले तो चूंकि हर व्यक्ति का डॉक्टर पे ट्रस्ट होता ही है, तो सबसे पहले तो उसका आप पे ट्रस्ट हो गया। अब अगर मान लीजिए उस पार्ट में बहुत स्वेलिंग है, जैसे सपोज नी प्रॉब्लम हम लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए नी में बहुत स्वेलिंग है, तो हमेशा फिर उनको बोलिए कि नहीं आप पहले फिजियोथेरेपी के पास जाइए और कम से कम 1 महीने कराइए। और जब वो लोग मशीन हटा के सिंपल एक्सरसाइज करने लगे तब आप मेरे पास आइए, ठीक है। हमेशा आप जल्दी में मत रहिए कि नहीं नहीं आप तो मेरे पास आइए मैं सब ठीक कर दूंगी। अब यहाँ पे आपके पेशेंट का दूसरा ट्रस्ट डेवलप हो गया कि भाई ये कह सकते थे कि हम ठीक कर देंगे, लेकिन इन्होंने सजेशन दिया, जो सही सजेशन था वो सही सजेशन दिया। फिर इसके बाद उसकी जो भी डिजीज है उसकी स्टडी करिए कि उसके किस मसल्स में प्रॉब्लम है, जो भी डिजीज है वो क्यों हो रही है, क्या उसकी फिजियोलॉजी में कहाँ कमी होती है या क्या चेंजेस होते हैं, वो पूरा स्टडी करके फिर प्लान करिए कि उसको कैसे शुरू कराना है, कौन कौन से आसन कराना है। अब मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि अर्धमत्स्यकासन कराना है सपोज, लेकिन वो पैर को तिरछा नहीं कर पा रहा है, बॉडी को ट्विस्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो आपको पहले उसके क्या लेने पड़ेंगे, वेरिएशंस लेने पड़ेंगे। फिर वेरिएशन करा के धीरे धीरे ट्विस्टिंग कराते हुए आगे लेके जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी क्लास की शुरुआत होगी। और कोई जल्दी नहीं करिए, शुरू में उनको बोल के रखिए कि भाई एक्सरसाइज कम होगी, ऐसा नहीं कि हम पहले दिन ही गए और हमने बहुत सारी करा दी। माइक्रो एक्सरसाइज से शुरू करिए, एक्सप्लेन पूरी तरह करिए हर एक एक्सरसाइज को डिटेल में, जिससे वो टेक्निक विद टेक्निक और विदाउट टेक्निक का डिफरेंस समझ सकें, ठीक है। फिर आप 1 हफ्ते तक माइक्रो एक्सरसाइज कराइए, बीच में हम थोड़ा सा टाइम देते हैं ब्रीदिंग को नॉर्मल करने का, कभी भी कोई भी एक्सरसाइज कराते हैं। तो दूसरा हम तब तक नहीं शुरू कराते जब तक पहले वाले के दौरान जो ब्रीदिंग बढ़ गई है या जो स्पीड उसकी चेंज हुई है वो नॉर्मल ना हो जाए। तो वो जो आपको 1-2 मिनट का गैप मिलता है उसमें उससे ढेर सारी बातें करिए, लेकिन वही बातें करिए जिसमें वो इंटरेस्टेड है और उसके बारे में ही करिए, सो दैट आपका क्या होगा कि आप उसके फिजिकल स्टेटस को समझ पाएंगे कि वो किस तरह से सोचता है, क्या सोचता है। अपना पूरा ध्यान उसकी बॉडी और फेस पर रखिए, तो आप उसके अलाइनमेंट्स को समझ पाएंगे कि क्या है कैसे हैं। तो जब 1 हफ्ते आप ये सब कर लेंगे उसके बाद ही आप अपना पैकेज बना पाएंगे कि अब मुझे क्या पैकेज बना के उसे देना। उसमें आपका क्या क्या इंक्लूड रहेगा, उसके फिजिकल चैलेंजेस क्या क्या हैं, उसके मेंटल चैलेंजेस क्या हैं, उसके अलाइनमेंट चैलेंजेस क्या हैं और उसके ट्रस्ट चैलेंजेस क्या हैं। कई बार आप बोलोगे ना नीचे बैठ जा, तो नहीं नहीं डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया, हम नहीं नीचे बैठेंगे। अब यहाँ पे अक्सर योग वाले पीछे पड़ जाते कि नहीं नहीं नीचे ही बैठ के करो, योग तो नीचे ही बैठ के होता है। क्यों होता भाई, अगर डबल बैठ के हार्ड सरफेस पर आपने एक मान ली मैट बिछवा दिया तो वो भी तो जमीन जैसा हो गया ना, एक बार बैठ गया तो पेशेंट, क्या फर्क है जमीन और उसमें। करिए ना उससे शुरुआत। अब
100% मानिए कि 6 महीने 8 महीने बाद वो खुद बोलेगा कि आप नीचे बैठ के ट्राई करते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि वो जिस दिशा में बह रहा है उसके साथ साथ बहिए, फिर उसे प्यार से टर्न करके लेके आइए। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। एक तो जो आपको इतना हायर पेमेंट देगा वो कोई ना कोई एक अच्छी पोस्ट पे, अच्छे बिजनेस पे ऐसा ही होगा। एक सिंपल मिडिल क्लास व्यक्ति तो इतना आपको नहीं दे पाएगा, और इनका ईगो भी बहुत अधिक रहता है। तो यदि पहले दिन में आपको बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो वैसा नहीं, तो वो बोलेंगे लोग कुछ नहीं आता इनको, हमको ज्यादा आता है। दूसरा क्या, वो अपनी बीमारी है, उनके कोई जो भी परिचित की बीमारी है उनके बारे में नेट पे इतना सर्च कर चुका होता है, डॉक्टर से इतनी बात कर चुका होता है कि उसको काफी जानकारियां हो जाती हैं कि वो क्या है, किस तरह की है। तो वो आपकी डेप्थ भी देखेगा कि आपका नॉलेज कितना है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी क्लास को शुरू कर सकते हैं। प्रीति जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली मैम मैंने इसीलिए आपका क्लास 3 मंथ्स का ज्वाइन करने का मेरा है, क्योंकि मैंने अपना आराम स्टार्ट किया है महर्षि की प्रेरणा से। तो सब पेशेंट ही आने लगे अब, सारी लेडी। इवन 35 की एज में इतना पेन, मुझे तो मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा कि इतनी कम एज में 35 में इतने पेन्स हो रहे हैं उनको, और मोस्टली नेक इशू लेके ही आ रहे हैं। तो मुझे लगा, मैंने उनको बोला कि आप वेट करो, पहले मेरा कोर्स कंप्लीट होने दो, अगर जब तक आप चाहो तो फिजियोथेरेपी ले लो, देन फिर मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगी आपकी। तो कुछ लोगों को तो मैं हेल्प कर रही हूँ, कुछ लोगों को मैंने रोक के रखा है। तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये क्लासेस सारी अटेंड नहीं, करना। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि डिस्कस करना है किसी केस के बारे में तो आप कर सकती हैं डिस्कशन, है ना। सभी के लिए ये ओपन है। और कोशिश करें हमेशा कि माइक्रो से शुरू करें। तो जब कंप्लीट बॉडी की हम माइक्रो एक्सरसाइज शुरू में देते हैं ना 1-1.5 हफ्ते, तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक उसके जो जॉइंट्स है वो थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो फिर हम आसन पे जाते हैं ना तो इजी होता है। अदरवाइज हम फर्स्ट डे ही आसन वगैरह करा देना तो कई बार मसल्स पेन होने लगता है। और अगर बहुत अधिक रिजिड रहे तो ऐसा ना हो वो पुल हो जाए या रैप्चर हो जाए। तो बेहतर यही होता है कि हम माइक्रो एक्सरसाइज से शुरू करें और फिर उससे ही आगे बढ़ते जाएं और देखते जाएं कि उसको किस चीज की आवश्यकता मैम पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलने लगे हैं। एक 1 वीक के अंदर ही जिनकी मसल्स में बहुत पेन था, ये आपके हैमस्ट्रिंग्स मसल्स में और क्वाड्रिसेप्स ब्लैक्स में बहुत पेन था, और वो इतना खुश थे कि उन्हें 8 वीक मतलब 8 डेज में ही काफी मतलब लग रहा है रिमार्केबल उनको पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो बहुत गुड, वो बहुत पॉजिटिव अच्छी हो गए इस चीज के लिए। चीज, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप एफर्ट कर रहे हैं और कुछ चेहरों पे भी हम मुस्कान ला पाए तो मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आप इसे कंटिन्यू रखिए और जहाँ जरूरत हो तो आप बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते हैं। चेलना जी। जय जिनेन्द्र मैम, जय सभी जिनेन्द्र। को हाँ मैम, मेरी एक आधेरम की कैंडिडेट है, आज से ही ज्वाइन हुई है। तो उनको यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है पिछले महीने, पिछले साल अक्टूबर में, और उनकी किडनी में भी स्टोन था 2010 में शायद ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन अभी फिर से किडनी में स्टोन है, पेट में भी दर्द रहता है, गैस एसिडिटी ये सब भी उनको रहती है। तो मैम उनको मैं क्या कराऊं? मैंने उनको वैसे तो बोला कि आप कोई भी आसन बहुत इंटेंसिटी के साथ आपको नहीं करना है, हल्के हल्के वार्म अप कीजिए, और अपनी जो 5 मुद्राएं हैं वो सेफ है, वो आप बहुत अच्छी से कीजिए, उस पर ज्यादा जोर दीजिए। और जो प्राणायाम मैं करवाऊंगी, प्राणायाम आप कीजिए, कपालभाति में बहुत ज्यादा आपको जोर नहीं देना है, बाकी आप प्राणायाम कीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जो अपनी क्लैप्स है, बाकी जो क्रियाएं हैं आराम योग की, तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। बाकी वार्म अप हल्का हल्का करेंगे और बहुत ज्यादा झुकने वाले आसन, और सर्वाइकल भी उनको है। तो चेलना जी 1 मिनट का मैं टाइम जी चाहूँ। जी हेलो। हाँ
चिल्ला दीदी, आपकी आवाज से 50% बीमारी दूर हो जाती होंगी। हमने खुद गिनी है 1136 या इतनी 24। स्वीट वॉइस है आपकी तो। बहुत स्वीट है सच में, टेलर दीदी आप बहुत मीठा बोलते हैं। दीदी मंडे को भी यही डिस्कशन हुआ था अच्छा, प्रीति दीदी, मंडे भी डिस्कशन हुआ था या क्लास भी थी? मंडे को चक्रास पे हमने क्लास। हाँ, जो हम लोग एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, मैम ने उसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल कराया था। अच्छा, बहुत फास्ट था, हम लोग वीडियो पे डिपेंडेंट, बहुत फास्ट था वो। हाँ मैम, तो मैं जो बोल रही हाँ थी तो उनको वही और पूरा सुना आपने? सुन हाँ, पाया? सुनिए जी। तो तो उनको जो आप करा रहे हैं ये बेस्ट है ना। बस उनको जैसे कपाल भाती है जिसमें पेट में प्रेशर आता है, सिटअप्स हैं, है ना, ऐसी कोई चीज मत कराइए। हाँ मैम, जैसे हस्तपादासन है, और मैम सूर्य हाँ, नमस्कार उनको नहीं कराऊं ना? सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार आप होल्ड के साथ करा सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें हल्का हल्का पेट, कराऊं, हाँ, जैसे कि क्योंकि हाँ मतलब जैसे कि हस्तपादासन का प्रिपरेटरी तक ही ले आए, मतलब हाँ हाँ, मतलब उसको फाइनल पोजीशन तक अल्पानासन नहीं ले वहां जाए। तक कर लिया, और उसके बाद हाँ वही उनको बोला कि आपको बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आपको आसन नहीं करना, बाकी जो हमारी मुद्राएं वही आपको बहुत अच्छा फायदा देंगी, है ना? हाँ, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है, साइड इफेक्ट तो नहीं है। वो कर सकते हैं। हाँ, और पांचवी मुद्रा थोड़ा सा मैंने बोला कि बहुत ज्यादा जोर देते हुए हाँ, नहीं। उसको वो फाइनल पोजीशन पे नहीं लाए। देखिए यहाँ पर जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था ना कि हमको मालूम हो किसमें कौन से आसन करने हैं, तो अब यहाँ जैसे चेलना जी ने जो जो प्रॉब्लम बताई, ठीक है, हमने सुन ली। अब हम यहाँ पर ऐसे नहीं प्रिस्क्राइब कर पाएंगे कि उनको ये आसन, मान लीजिए पश्चिम उत्तानासन नहीं करना है ना, या पादहस्तासन नहीं करना है। आसन वो सब कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक लेके जाना है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें यहाँ पर जब हम थेरेपी में आते हैं तो हमको ये याद नहीं रखना है कि कौन सा आसन करना है कौन सा नहीं करना है। हमको ये देखना है कि बॉडी के इस पोर्शन पर दर्द है, मतलब क्या है, वो वीक है, तो हमें उसको सपोर्ट देना है। ऐसा नहीं करना है कि उस पोर्शन पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाए, ठीक है। तो वो चीज, वो एक पैटर्न होता है ना जो हम पढ़ते हैं जनरल योग में, कि भाई आसन होता है उसमें लिख दिया जाता है कि ये बेनिफिट होते हैं, और जनरल जो थेरेपी होती है वो इसी फॉर्म में चलती है कि जब जैसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन में एक शब्द आता है कि भाई ये मधुमेह के व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है। तो जो भी मधुमेह से ग्रसित होता है, डायबिटीज से, तो लोग उसको अर्ध मत्स्येंद्र आसन करा देते हैं। अभी तक थेरेपी इसी लेवल पे है, आपको उससे एक ऊपर लेवल पे उठना है ना। क्योंकि मान लीजिए उसको इसके साथ साथ कुछ उसके बॉडी अलाइनमेंट्स भी हैं गड़बड़, तब आपको ये भी मान लीजिए मधुमेह में वो पैर को ठीक से मोड़ ही नहीं पाता है, तो आप अर्ध मत्स्येंद्रासन कैसे ही कराएंगे, क्योंकि उसमें तो लेग पूरा मुड़ता है। तब हम उसको कैसे वेरिएशन के साथ कराएं, क्योंकि हमको करना क्या है कि उसका जो पेनक्रियास है उसको एक्टिवेट करना है। तो मैम यहाँ हमारा प्रिपरेटरी फाइनल, से नहीं काम चलेगा क्या? जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत है वो अर्ध मत्स्येंद्रीय आसन नहीं कर पाता, तो उसके जो प्रिपेयर वक्रासन या मरीची वही आसन, चीज मैं बोल रही हूँ, वही इससे चीज भी मैं लाभ बोल हो रही जाएगा हूँ मैम? वही ना। हाँ, अब मान लीजिए वो भी नहीं कर पा रहा है, तो हम सिंपल हाथ ऐसे करके उसको मूव करने बोले दोनों साइड। ट्विस्टिंग तो तब भी हो रही ना उस जगह पे। तो मैम उससे भी लाभ हो जाएगा, पेनिक्रास बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा उससे भी? बिल्कुल, ओह, क्योंकि देखिए ये स्टार्टिंग है, लेकिन आपको उसको लेके जाना है अर्ध मत्स्यन तक। लेकिन अगर नहीं मसल्स अलाउ कर रही तो आप पहले दिन तो नहीं कराओगे ना कि खींच खाच के करा दिया। अब कई लोग के ये जो साइड टायर्स होते हैं, साइड मसल्स होते हैं, वो ही इतने रिजिड हो जाते हैं कि, सॉरी ना, एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ ठीक है भैया, ले हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये इंटेंशन होना चाहिए कि हमको किस जगह पर काम करना है, और उस जगह पर कितना प्रेशर या कितनी स्ट्रेचिंग या कितना कॉन्ट्रैक्शन डालते हुए काम करना है। फर्क समझ में आ रहा है अब आपको? तो यहाँ आपको कोई आसन याद नहीं करना है, आपको नाम नहीं मालूम, कोई बात नहीं,
आपको बस ये मालूम होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए और श्वेता मैम जी। सर्वाइकल भी उनको है, तो सर्वाइकल के लिए क्या सजेस्ट करूँगी सर, क्या देखिए करना? यदि सर्वाइकल है तो आप उनको ट्विस्टिंग बहुत अधिक नहीं करा सकते हैं। अब सर्वाइकल का आप ये देखिए कि वर्टिब्रा किस पोजीशन में है ना, उनका एक्सरे वगैरह चेक करिए, उसके बाद ही फिर डिसाइड करिए। क्योंकि अगर आप ट्विस्टिंग कराएंगे तो उनको ऐसे चक्कर जैसे आने लगेंगे और वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ठीक है श्वेता जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जय मैम एक क्लाइंट है, उनको कंसीव करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। डॉक्टर को दिखाया तो वो बोल रहे हैं कि उनका एग का क्वालिटी थोड़ा वीक है। तो एग का क्वालिटी हम अपनी थेरेपी से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एज स्वादिष्टान क्या है? चक्र पर वर्क एज करके? एज 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 उनकी 28 इयर्स है। तो अभी तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर एज बहुत अधिक होती है तो बहुत मुश्किल होता है। तो हम्म, पहली बात तो आप उनके जो मणिपुर चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, इन दोनों पे थोड़ा सा फोकस करके हम्म, और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा ये कि उनकी डाइट आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो ओवम होता है उसकी क्वालिटी डाइट पर भी डिपेंड करती है कि वो किस तरह का खाना खा रहे हैं, लाइफ स्टाइल किस तरह की है, तो उस पर भी आपको देखना पड़ेगा। और तीसरा देखना पड़ेगा थॉट प्रोसेस। कई बार क्या होता है आजकल ये भी बहुत पैटर्न है कि वो मेंटली वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि मैं कंसीव करूं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सारी चीजें रहती हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है। तो वो थॉट प्रोसेस आपको देखनी पड़ेगी। और चौथा, एक बार जो हम आसन करते हैं ना, लेग्स ऑफ द बॉल, वो उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। ओके। एक वीडियो है मेरे इसमें, फर्टिलिटी टू कॉन्सेप्शन ऐसा करके है, वो देखिएगा तो उसमें इसका पूरा डिटेल है। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। अब और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बिल्कुल देखिए, बेझिझक होके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन है, आप बिल्कुल बेझिझक होके पूछें, क्योंकि हम यहाँ बैठे ही इसीलिए कि हम सबको सॉल्व करें। मैम बेसिकली हम 4 डिसीज कवर करने वाले हैं ना, हाइपरटेंशन एंड देखिए ये डायबिटीज। 4 डिजीज तो हम कवर करेंगे, लेकिन आपको नॉलेज इतना हो जाएगा कि आप बाकी की अपने आप कर पाएंगे। ये 4 हम इसलिए करेंगे कि आपको पता चले कि कैसे करते हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ना कि किस तरह से करना चाहिए, वो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि वो बीमारी है क्या, पहला पॉइंट। ठीक है, कोई भी बीमारी हो। दूसरा ये देखें कि वो बॉडी के किस ऑर्गन को इफेक्ट कर रही है, किस जगह हो रही है, वहाँ की एनाटॉमी क्या है। थर्ड देखें कि वहाँ की फिजियोलॉजी क्या है और उस बीमारी से वो फिजियोलॉजी किस तरह से इफेक्ट होती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अब इसमें देखिए अगर कोई एंडोक्राइन के पास होगा तो वो सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। अब फोर्थ ये देखिए कि वहां पर वो जो बीमारी है उससे जुड़े और कौन से ऑर्गन है, कि अगर वो एक जगह तो कोई टारगेट ऑर्गन होगा, आसपास के वो कुछ और ऑर्गन से जुड़ेगी तो वो कौन से ऑर्गन है। फिर वहां का मसल्स स्ट्रक्चर क्या है, बोन स्ट्रक्चर क्या है, और उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज में हमने पहले देखा कि वो कहाँ होती है, पैनक्रियाज में। अब पैनक्रियाज में भी कहाँ होती है, तो उसके जो बीटा सेल्स होते हैं उसमें होते हैं। अब इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, क्यों होती है ये, वो हमने फाइंड आउट किया कि इंसुलिन के सिक्रेशन में चेंजेस आते हैं। अब ये इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, किस तरह से काम करता है बॉडी में, कैसे इफेक्ट करता है, और इसके कम या ज्यादा होने से होता क्या है, और अगर ये हो गया है तो इसको डॉक्टर्स कैसे इसको रिकवर करते हैं, है ना। फिर अगर ये चीजें हैं तो हम
योग में ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं कि जिनसे हम इस पर काम कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, नॉर्मल कोई भी डिजीज लीजिए और उनके सारे, ये इमेजिन करिए कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है, या अपने आसपास के कोई, सपोज आपके कोई रिलेटिव है, उन्हें मत दीजिए थेरेपी, लेकिन उनकी बीमारी को लेके और ये पूरा टारगेट करिए। तो पहले कॉमन डिजीज को करिए कि जो बहुत अधिक होती हैं, फिर धीरे धीरे आप और जैसे जैसे डिजीज आएंगी, सुनेंगी, तो उनके बारे में देखेंगी, तो आपका जो नॉलेज है वो प्लस होता जाएगा। मैम, हाइपोथायरॉयडिज्म को कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं? ये किससे रिलेटेड होगा? थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड, पैराथायराइड दोनों से हो सकता है, क्योंकि दोनों की सिचुएशन बहुत पास है। अब ये इस ग्लैंड से जो एक हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो कम या ज्यादा होने से हाइपर या हाइपोथायराइड होता है। ये आपको मालूम हो गया, ठीक है। अब ये देखिए कि वो जो हार्मोन्स होता है THS, है ना, जो कि कम या ज्यादा होता है, उसके फंक्शन क्या है, ये आप लोग ही होमवर्क में करिएगा, ठीक है। कि जैसे हमने थायराइड डिजीज ली, तो सबसे पहले तो ये बॉडी के किस पार्ट में हो रही है, वहां पर कौन कौन से ऑर्गन है, उन ऑर्गन की फिजियोलॉजी क्या है, अगर वो हार्मोन्स है तो उन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं, ये फिजियोलॉजी में ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या, इसकी पैथोलॉजी क्या है, मतलब यहाँ क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, फिर पॉइंट आउट, टारगेट करिए कि हम किस बीमारी के बारे में कर रहे हैं, तो उस बीमारी के क्या लक्षण हैं, क्या सिम्टम्स हैं, और कौन सा शरीर में ऐसा बदलाव आता है कि वो बीमारी हो जाती है। मतलब जो फिजियोलॉजी है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं कि वो बीमारी होती है। अब जो चेंजेस होते हैं उनको हमारे पास योग में क्या क्या टूल है और किन टूल्स के थ्रू हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये थायराइड का आप लोग ही पूरा ऐसा चार्ट आउट करिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा थायराइड के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो आपको अब टूल्स क्या क्या रहेंगे आपके हाथ में। सबसे बड़ा टूल होता है अष्टांग योग, है ना, क्योंकि उसमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों पक्ष जुड़ जाते हैं। उसके अलावा क्या टूल्स रहेंगे, जैसे आपके बंध, मुद्रा, क्योंकि जालंधर बंध बहुत अच्छा काम करता है ना, ये सारी रहेंगे। फिर चक्र, फिर पंचकोश, फिर त्रिशरीर, तो ये सारे आपके टूल्स हैं जिनके थ्रू आपको उस पेशेंट को ठीक करना है। तो जब आप यहाँ तक पहुंच गए कि अब ठीक कैसे करना है, तो ये सारे टूल्स को यूज करते हुए आप क्या यूज करेंगे वो आपको नोट करना है। तो कुछ बीमारियों के आप ऐसे चार्ट बनाएंगे ना, तो फिर आपको फिजिकली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ब्रेन ही ट्रेंड हो जाएगा कि कोई कुछ बोलेगा तो ऑटोमेटिक आप उतनी सारी चीजें कैलकुलेट कर लोगे। तो शुरू में ये जो 4 बीमारी इसीलिए ली है कि इन 4 को हम कैसे कैसे करना है ये पेपर पर वर्क करके करेंगे, तो आप लोग को आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह से काम करना है। हाँ, फिर इसमें जब पैथोलॉजी हम करेंगे तो उसमें ये भी देखेंगे कि इसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं और उनके स्केल्स क्या क्या होते हैं। तो ये सब आपको फ्राइडे तक करके रखना है, ठीक है। और वो जो पेपर का आप पूरा नोट बनाए उसको ग्रुप में शेयर करें। तो हो सकता है एक चीज, किसी एक का व्यू टोटली डिफरेंस और दूसरे का डिफरेंट हो, तो वो हम देख सकें, ठीक है। तैयार है सभी? मैंने पॉइंट्स लिख लिया जो मैम ने बताया, मैंने हाँ, लिख जिसने भी लिखा तो वो ग्रुप में शेयर कर में दे। शेयर कर दे अपन इसी में। और मैम प्रैक्टिकल करेंगे इसी का।
नहीं, अभी एक्चुअली क्या हो रहा है चलना जी, बहुत सारे लोग ये 2 क्लासेस में क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा अपन ने पोलिंग किया था, तो उसमें करीब 6 लोगों ने ऐसा दिया कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, और चूंकि प्रैक्टिकली बेस होता है तो हमने इसलिए इसको थोड़ा सा शेड्यूल चेंज कर दिया कि हम मंडे से ही प्रैक्टिकल कर लेंगे। अभी हम ठीक है 1-2 बीमारियों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ये भी जरूरी है। जब तक आपको ये मैपिंग नहीं बनेगी ना, तब तक आप किसी भी डिजीज पर काम कर नहीं पाएंगे। और एक बार ये मैपिंग बनने लगी तो फिर आपको कोई भी डिजीज ऐसी नहीं लगेगी कि हाँ ठीक है कर लेंगे। हाँ मैम, मुझे भी लग रहा है कि 2-4 बीमारी शुरू की हम लोग एक बार इस तरह से कर लेंगे ना, फिर ज्यादा होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, फिर वो आइडिया लग जाता है। इसीलिए सिर्फ 4 डिजीज ली हैं कि वो एक बेस हो जाएगा आपके लिए कि किस तरह से आगे काम करना है। जब आपका ये पूरा चार्ट बन जाएगा सैटरडे को, तो हम एक फाइनल उसको चार्ट आउट कर लेंगे, ठीक है ना, और फिर हम मंडे उसी पे प्रैक्टिकल में चले जाएंगे, ठीक है। तो वो एक सिस्टमैटिक होगा, अदरवाइज आप भी कंफ्यूज रहोगे, हम भी कंफ्यूज रहेंगे, और वही होगा कि क्या करना है कैसे करना कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रितु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैम जैसे आपने अभी थायराइड पे बोला पंचकोश, तो पंचकोश हमें वैसे तो समझ आ गए कि हमारे कैसे कैसे अंदर मतलब बॉक्स की तरह से हमारा शरीर है, तो उसमें पंचकोश का क्या काम रहेगा अगर किसी भी डिजीज को देखें तो? बताइए, जवाब दीजिए रितु जी के क्वेश्चन का। देखो, एक तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे टूल्स हैं, ये ऐसा जरूरी नहीं कि हर बीमारी में सारे टूल्स काम करें, है ना, मतलब उस पर कौन से करेंगे ये आपको चूज करना है। लेकिन अभी थायराइड पर पंचकोश किस तरह से काम करेंगे। मैम मैं ही जवाब दूं, थोड़ा सा मुझे अपने आप को बोलने के बाद कुछ लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे अन्नमय कोश पर वो मतलब कैसे असर कर रहा है, और हमारे मेंटल प्रोसेस पे कैसे वो असर कर रहा है, उसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं है, ये चीजें हमें नोट करनी पड़ेंगी उसकी। देखिए, ये 3 कोश पे काम करेंगे। मनोमय कोश पे इसके सिम्टम्स कहाँ आ रहे हैं? अन्नमय कोश पे, मतलब कहाँ पर? पैनक्रियास, सॉरी अपन थायराइड की बात कर रहे हैं, तो हमारे नेक पर थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड पर, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड है, ये जो हार्मोन सीक्रेट कर रही है, ये किससे कर रही है? एनर्जी से। बिना एनर्जी के पॉसिबल है ये कर पाएंगी? नहीं, है ना। इनको एनर्जी मिल रही है जिससे ये अपना फंक्शन कर रही है। तो फिर ये किससे रिलेटेड होगी? प्राणमय कोश से। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, अब उसको मैं बहुत कम वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी करंट देती हूँ, वो मान लीजिए वो 40 वोल्ट का है, लेकिन उसको मैं 10 वोल्ट ही दे रही हूँ, तो क्या होगा? उसकी लाइट कैसी होगी? कम होगी। अगर मैं धीरे धीरे बढ़ाती जाऊं तो वो 40 वॉट तक तो पूरा फुल लाइट देगा, उससे भी ज्यादा बढ़ा दूं तो क्या होगा कि पॉसिबल है वो फ्यूज हो जाए। तो यही चीज हमको फाइंड आउट करना है कि अगर वहां एनर्जी जा रही है तो कितनी जा रही है, ऐसा तो नहीं कम जा रही है। ये हो गया हमारा प्राणमय कोश। मनोमय कोश से हमको क्या देखना है कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि सलाइवरी ग्लैंड हमारी थॉट प्रोसेस से जो सलाइवा का सिक्रेशन है वो कम या ज्यादा कर देती है, ठीक है। तो जब एक ग्लैंड में ये होता है तो बाकी में भी होता है। तो ऐसा तो नहीं कि मन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन को अफेक्टेड कर रही हैं। तो हमको 3 कोश तक काम करना पड़ेगा, और ज्यादातर बीमारियों में इन तीनों कोशों पर काम होता है। मैम बोलने के बाद खुद को ही समझ आने लगा था बात को। कई बार ऐसा होता है। तो कोशिश करें कि ये इसका पूरा मैप बनाकर ग्रुप में शेयर करें, और फिर कोई भी एक फाइनल मैप बना ले, है ना। ये सब अपने पास फाइनल मैप बनाना चाहे तो बना ले, क्योंकि अपने मैप को वो दूसरे से कंपेयर करें, और जहां लगता है कि नहीं ये पॉइंट मिस हो गया है हमसे, तो वो उसको ऐड ऑन कर ले, तो सबके पास एक फाइनल मैपिंग हो जाएगी। मैम ये तरीका अच्छा आपने निकाला आज, क्योंकि हम सच में कंफ्यूज हो रहे थे
अभी जैसे पंचकोश का 2 मिनट में मन में आया कि पंचकोश का यूज क्या है, लेकिन बोलने के बाद खुद को ही समझ आया। ये जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगी चीज़। एक्चुअली वही चीज मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग पेशेंस रखिए, ये ऑटोमेटिक आपके अंदर से आएगा। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि जो चीजें हैं वो आपका माइंड अभी सिर्फ कंसीव कर रहा है, तो जब वो कंसीव कर लेगा ना, तो जब जरूरत होगी उस वक्त ऑटोमेटिक वो बाहर उसको फ्लैश करेगा। तो जैसे फ्लैश लाइट चमक जाती ना, ऐसे आपके माइंड में ऑटोमेटिक वो फ्लैश हो गया कि अरे वाह, इसका तो ये आंसर है। श्वेता जी। मैम एक लेडी है 54 इयर्स की, उनको सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीशन कम होता है। वो फिर उनको डॉक्टर अभी स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, बट उनका मुंह बार बार सूखता है और सलाइवा सिक्रीशन कम होता है। तो इसके लिए हमें कैसे एक्टिवेट करना है? देखिए, सबसे पहले तो विशुद्धि। डॉक्टर की रिपोर्ट्स देखिए कि उन्होंने क्या रीजन बताया, ओके। है ना। अब उनकी वो कब से कम हो रहा है सलाइवा, किस एज से कम हो रहा है, अभी क्या एज है। क्योंकि एक लगभग 50-60 के आसपास क्या होता है कि या तो सलाइवा कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। दोनों में से कोई भी चेंजेस होते हैं, डिपेंड करता है कि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, है ना। तो एक तो किस एज से उनको ऐसा लगा और वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, अचानक से तो होता नहीं है। तो वो क्या इंसिडेंट था जिसके कारण से ये होना शुरू हो गया सलाइवा। यानी कोई कई मेंटल इंसिडेंट होता है मेंटल या भी, कोई कई बार फिजिकल? आप देखिए, अगर हम बहुत डर में रहते हैं किसी भी कारण, तो हमारा मुंह सूखने लगता है। आप सोच के देखिए, कोई ऐसी पोजीशन है कि हम बिल्कुल डर गए हैं बहुत बुरी तरह से, तो मुंह सूख जाता है। तो जब लगातार व्यक्ति उसी पोजीशन में होगा तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सीक्रेशन को कम करने लगेंगे। तो जो फ्यूचर इनसिक्योरिटी की भावना होती है वो अक्सर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। 100% जरूरी नहीं, लेकिन एक फैक्टर ये भी हो सकता है। तो वो फैक्टर आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या है। मैम प्लीज एनएलपी का एक सेशन ले लीजिए ना प्लीज। हाँ, लेंगे, थोड़े से दिन बाद लेंगे, वो भी ले लेंगे बिल्कुल। मैम ज्यादा एसी में रहने से जैसे बॉडी सूखती है, तो वो उसमें सलाइवा भी ऐसे कम हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि मॉइस्चर कम हो जाता है। तो जब भी ज्यादा एसी में जो रहता है तो उसके लिए ऐसा बोला जाता है कि एक टब में पानी भर के अपने रूम में रखिए, जिससे वहां की जो ह्यूमिडिटी है वो कम ना हो। तो जो इवन स्वेट ग्लैंड्स भी जो होती हैं वो भी कम स्वेटिंग करने लगती हैं। तो उसके कम स्वेटिंग करने से क्या होता है कि जो स्किन के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि जो स्किन के टॉक्सिन मटेरियल है वो तो स्वेट के थ्रू ही बाहर निकलते हैं। तो स्किन रिलेटेड बीमारियां भी बहुत सारी होती हैं। तो ये सारी चीजों को आप देखें, ठीक है श्वेता जी। इन सारी चीजों को पता करें, फिर आप डिस्कस करें, है ना। दीप्ति जी, कोई और क्वेश्चन भी है क्या? हाँ जी, हाँ जी दी, मुझे अभी जैसे आपने स्वेटिंग की बात की तो मुझे एकदम से याद आया कि जिनको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब उनको एक तरह से कहते हैं ना, नली चल पड़ता है कि बहरा होता है बिल्कुल ही किचन में, इवन मतलब विंटर्स में भी उनको स्वेटिंग होती है। तो उसके पीछे मतलब क्या रीजन होता है और इसको कैसे कंट्रोल करें, या क्या है मतलब ठीक ये तो रहती है? उनकी स्वेट ग्लैंड की ही एबनॉर्मेलिटीज है ना, कि उनका कम, या जैसे बॉडी में जब तक हर चीज बैलेंस रहती है तब तक ठीक रहती है, और जैसे ही कोई भी सीक्रेशन कम या ज्यादा हुआ तो वो एक एबनॉर्मल प्रोसेस हो जाती है ना। और ज्यादा हीटेड होने के कारण बॉडी में शायद हीट ज्यादा रहती है, इस कारण से, क्योंकि जो स्वेटिंग होती है उसके दो काम हैं। एक तो काम है कि वो जो स्किन के टॉक्सिन्स है वो रिमूव करती है, और दूसरा काम क्या है कि हमारे चूंकि स्किन के पास ही पूरा वेन का नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरीज का, तो उनका टेम्परेचर बहुत अधिक ना हो पाए, क्योंकि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद उसके जो आरबीसी होते हैं वो टूटने लगते हैं।
तो उसके लिए क्या होता है कि स्वेट आता है, तो जब पसीने की एक लेयर आती है ना यहाँ पर, और फिर गर्म हवा भी लगती है ना, तो वो यहाँ ठंडा करता है। ये प्रोसेस है बॉडी की, जिसको हम कूलिंग प्रोसेस कह सकते हैं बॉडी की, है ना। तो मे बी पॉसिबल कि उनकी बॉडी में हीट ज्यादा रहता हो। अक्सर जो लोग बहुत गुस्सैल होते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, जिनको बहुत बात बात पे गुस्सा आता है। तो सभी के साथ हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। इतना सब कुछ सुनने और पढ़ने समझने के बाद ना, ऐसा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सार यही है कि आप अपने भावों को जितना शुद्ध रख सकते हैं ना, बिल्कुल सही जितना आप अपने भावों को शुद्ध रखेंगे, सारा खेल ही भावों का है, वो कुछ बोलते हैं करने ना, की जरूरत ही भाव नहीं है। भाव संभाल लो तो सब संभल जाए। हाँ, मुझे वही लग रहा है कि मतलब आपको आपका शरीर भी संभल जाएगा, आपका घर परिवार भी संभल जाएगा, हर चीज संभल जाएगी, समझ जाएगी। आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी संभल जाएगा, सब कुछ संभल जाएगा। तो आप वो बिल्कुल सही बोल रही हैं, और इसीलिए आप देखिए हर चीज में भाव ही प्रधान होता है। हम्म। प्रीति जी, आप भी कुछ पूछना चाह रहे क्या कि पहले कहीं? मैम, जिनका जैसे अभी दीदी ने बोला कि पसीना बहुत आता है, तो उसके लिए तो हम उनको यही कर सकते हैं ना कि तो गर्म चीजें कम खाएं, पानी ज्यादा उनके पिए। लिए जैसे चंद्रवेदी प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, ये सब वो करें ना, तो उससे काफी उनको रिलीफ मिलेगा। इसमें मतलब योग का कोई रिलेशन ऐसा नहीं लग रहा मुझे, उसमें तो नहीं, यही है योग का ही पानी तो पी है। के मेडिटेशन, मतलब योग के ये वाले टूल्स लें हम उसमें, हाँ, एक्सरसाइज प्राणायाम वाले नहीं। हाँ, वही काम करेंगे, है ना। निधि जी। आवाज आ रही है मैम? हम्म। मैम, पेशेंट्स के थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए हमारे पास क्या मेडिटेशन होगा? मीन्स जैसे आप बना के बोलते हैं उनकी टाइप के अकॉर्डिंग, मतलब उनके मेंटल स्टेटस के अकॉर्डिंग, या कुछ होते हैं? नहीं, एक्चुअली सबसे बेस्ट तो वही होता है कि आप कस्टमाइज कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मेंटल लेवल पे भी हम देखें ना, तो कोई भी दो व्यक्तियों की सेम प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो सेम प्रॉब्लम भी होगी तो जो मेंटल उसके रीजन होंगे ना, वो डिफरेंट होंगे। तो पहले तो आप उन रीजन को पकड़ें कि वो क्या है, क्यों है। हर एक बिहेवियर के पीछे एक कारण होता है, और फिर उसके हिसाब से डिजाइन करें, है ना। फिर कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे नेगेटिव कोई भी सेंटेंस ना आए मेडिटेशन में, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि रोग नहीं हो, ये शब्द नहीं आना चाहिए। अशांत नहीं हो, ये शब्द नहीं आना चाहिए, उसकी जगह आना चाहिए शांत हूँ या निरोगी हूँ। इवन निरोगी को भी अवॉइड करते हैं। आरोग्य संपदा से भरा हुआ हूँ, इस टाइप के शब्द यूज करते हैं। और ज्यादातर जो हम हैबिचुअल होते हैं ना, वो नहीं वाले में होते हैं। मतलब आप देखिए, अगर एकदम से अंदर से कुछ निकलता है तो वो ऐसा ना हो बस सडनली, तो वो आदत आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो अब ये कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि बायस हम नेगेटिव ही हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक होता है लॉ ऑफ कैंसिलेशन। तो ये जो लॉ ऑफ कैंसिलेशन होता है, ये आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना पड़ेगा, जैसे होता है ना यूकेजी केजी का बच्चा की एक एक अक्षर बहुत ध्यान से बनाता है। अगर वो जिस समय वो बना रहा है आप कुछ और बोलोगे तो शायद वो सुनेगा भी नहीं, या सीधा बोलेगा मम्मा अभी रुको, अभी मैं ये कर रहा हूँ। सभी का अनुभव होगा जब वो स्टार्टिंग केजी वगैरह में जाता है ना। तो वही ध्यान आपको अपने थॉट प्रोसेस पे लाना पड़ेगा। अब चूंकि हमारी हैबिट ये है कि हम नहीं को ज्यादा यूज करते हैं, कि ये नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा यूज करते हैं दो में से, तब आपको जैसे ही कोई एक नेगेटिव थॉट आया, जैसे मान लीजिए सपोज आया कि कोई व्यक्ति घर आने में लेट हो रहा है, तो हमारे पास नेगेटिव थॉट आया कि गाड़ी खराब हो गई होगी। गाड़ी तो नहीं खराब हो गई, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, हमारे पास यही थॉट आते हैं। तो जैसे ही ये आए तो हम तुरंत अलर्ट हो जाएं, और उसके आगे लेकिन, किंतु, परंतु लगा के, और उसका जो ये नेगेटिव पार्ट है इसको कैंसिल करें।
कि गाड़ी तो नहीं खराब हो गई होगी, नहीं, उसकी गाड़ी हमने अभी कल ही सर्विसिंग में कराई है, तो डेफिनेटली गाड़ी ठीक है। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि गाड़ी तो नहीं खराब हुई। तो हमने क्या किया कि जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसको हमने कैंसिल कर दिया, सिंपल सा। तो स्टार्टिंग हमेशा इसी से होती है। फिर जब बार बार आप ऐसा करेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो नहीं वाला आना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आप अपने माइंड को, वो भी एक तरह का पशु है कहना चाहिए, चंचल, तो उसको जैसे ट्रेंड करते ना, वैसे आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। तो जब भी मेडिटेशन कोई भी अगर डिजाइन करें तो ये ध्यान रखें कि उसमें नहीं वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो एनर्जी होती है जो कॉस्मोस में जाती है, जिसको हम बोलें कि सुपर कॉन्शियसनेस के पास जाती है और वो हमें फिर ब्लेस करते हैं उस चीज के लिए, तो वहां पर नहीं वर्ड की वैल्यू नहीं है। तो हमने जैसे ही बोला कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो वो नहीं की नहीं, तो नहीं को हटा देंगे, तो क्या बचा, मैं बीमार होना चाहता हूँ। इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है मदर टेरेसा का, आप लोगों ने सुना भी होगा कि उनके पास एक रैली के लिए एक संस्था आई और बोले हम आपको इनवाइट करते हैं, हम एंटी वार रैली निकाल रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तो जब उनके साथ वालों ने पूछा तो बोले ये एंटी वार जरूर है, लेकिन वार शब्द जहाँ आएगा तो आपके दिमाग में वो मारपीट, खून, ये सारी चीजें भी आएंगी। बोले यदि वो बोलते कि हम पीस रैली के लिए आपको बुला रहे हैं तो मैं जरूर जाती। तो आप खुद एक विजुअलाइज कीजिए कि आप जैसे ही युद्ध शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो आपके कैसे इमेजेस बनने शुरू होते हैं। ऐसे ही कि जगह जगह खून पड़ा हुआ है, डेड बॉडीज हैं, और अगर आप शांति को बोलते हैं तो क्या पैटर्न बनते हैं। तो मेडिटेशन में चूंकि उस समय आप उस व्यक्ति के कॉन्शियस माइंड को पैसिव कर देते हैं और आप जो भी बोल रहे हैं वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, सबकॉन्शियस में। और सबकॉन्शियस माइंड कैसा है, इलॉजिकल है। अगर आप कॉन्शियस माइंड में इंड्यूस करोगे ना, तो वो तो 10 लॉजिक दे देगा, क्यों करूं, ऐसा नहीं करना है, क्या ही होगा इसको करने से, मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं। लेकिन सबकॉन्शियस कैसा है कि आपने उसमें जो बोला, उसने बोला जो हुक्म मेरे आका, और वो करना शुरू कर दिया। अब ये इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए सेम होता है। वहां वो फिर ये नहीं देखता है कि नहीं ये तो नेगेटिव है, इससे बुरा हो जाएगा, नहीं करो। तब भी वो उतनी ही शिद्दत के साथ उसको पूरा करने के लिए चल पड़ता है जितना कि पॉजिटिव। तो जो मेडिटेशन डिजाइन किए जाते हैं वो बहुत सोच समझ के किए जाते हैं, क्योंकि वैसा आप उसकी आगे फ्यूचर बना रहे हैं। आपने अपना फ्यूचर उसके हाथ में दिया है, ऐसा मान लीजिए। मैम कई जो अपने मोटिवेशनल भजन होते हैं, है ना, वो भी इतना असर कर जाते हैं, है ना। उसको अगर अपन एक्सप्लेन करते हो उस तरह से, जैसे मैं आंखें बंद करवा के जो हो सो हो, जो है सो है ना, जन्म सुनिश्चित, हम अपने आसपास देखते हैं कि जन्म सभी का देखते सुनिश्चित, अजीब कुछ जब आना तब आता है, मरण भी सुनिश्चित है अपने, लेकिन फिर भी हम अपने लिए नहीं मानते कि मरण सुनिश्चित ही अपने लिए। इस चीज को अगर अपन स्वीकार कर ले तो ये भजन 27 नॉन-जन बच्चे थे, मैं उन लोगों को 5 दिन करवाया मैंने योग। तो एक बच्चा इतना मोटिवेटेड हुआ इससे कि उसके सामने एक बड़ी घटना घट गई थी। एक लड़की ने सुसाइड कर लिया मेरे सेशन चलते हुए में, उन 5 दिनों के अंदर अंदर। और फिर क्या हुआ कि वो अकेले थे, उसके पापा ही थे। अब वो क्या किया उस सिचुएशन में, बिल्कुल काम रहा और उसने बोला कि मुझे जो करना है बस मेरा जो फर्ज है मैं निभा रहा हूँ, बाकी जो हो सो हो, जो है सो है। वो इतना मोटिवेटेड था, घबराया नहीं उस सिचुएशन में। फिर वो दरवाजा मतलब खिड़की को तोड़ के अंदर गया तो उसके हाथ में चोट भी लगी थी, तो वो साइड में बैठा रहता था। मैंने इस चीज को गौर नहीं किया, बोले शांत होगा बच्चा, बैठा है, शांत होके बैठा रहता था, तो उसको चोट भी लग गई थी। लेकिन वो फिर बच्ची फिर बच नहीं पाई, वो हॉस्पिटल भी ले गया, पूरा हेल्प किया। लेकिन बोला कि मैम मैं तटस्थ था उस वक्त, मैं विचलित नहीं हुआ। मैं इस सॉन्ग मतलब इस भजन से इतना मोटिवेटेड था कि जो हो सो मैंने पूरा। हाँ देखिए, भजन हो या आप मेडिटेशन करा रहे हैं, ये सिर्फ शब्दों की ताकत, बिल्कुल, है
है ना। आप किसी भी फॉर्म में कराइए उसको, चाहे भजन के फॉर्म में, चाहे आप मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं या आप मेडिटेशन करा रहे हैं, ये आपके जो आप वर्ड डिलीवर कर रहे हैं ये उनका पावर है। तो जैसे इसीलिए पर मैं तुलना बार से बार हंसना, हाँ बिल्कुल, जैसे पर तुलना से हंसना रोना, पड़ोसी ने गाड़ी ले ली तो हम रोने लगते हैं, और हमने गाड़ी ले ली तो हम हंसने लगते हैं। हाँ। या फिर किसी के ज्यादा मार्क्स आ गए, तो ये मैंने अपनी बेटी के साथ ही देखा। जब तक होता है उसको ना नहीं ऐसा। पता था, वो अपने मार्क्स से संतुष्ट ही थी, मम्मा ठीक है मैंने इतना ही पढ़ा था तो भी अच्छे ही आ गए मेरे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, मार्क्स और बच्चियों के पता चलते गए, तो थोड़ा कभी निराश हो रही थी, कभी खुश हो रही थी। तो ये होता है। हमारे तुलना से, तो ये क्या कि मैं लोगों को फिर जब ये भजन गाती हूँ तो फिर इस तरह से बोलती हूँ, तो लोग इससे बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत अच्छा इसीलिए मैं बोल रही, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक थेरेपिस्ट के रूप में खड़े होते हैं ना, और सामने वाले ने आप पे ट्रस्ट भी कर लिया, तो अब वो आपके शब्दों पर भी तो ट्रस्ट करेगा ना। तो आप चाहे पॉजिटिव दें चाहे नेगेटिव दें, ये आपकी मर्जी है। तो अब दिक्कत तो वही है ना कि जब तक आप अपने आप को ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक आप देने वाले नहीं बन सकते ना। भाई आपके पास 100 रुपए होंगे और मैं आपसे 10 रुपए मांग रही, तो जब 100 होंगे तभी आप मुझे 10 देंगे ना। और अगर मुझे 100 चाहिए तो आपके पास 1000 होने चाहिए। तो ऐसे ही हमारी कॉन्शियसनेस है कि जब हम हायर लेवल पर होंगे तभी तो हम कुछ दे पाएंगे ना। और आपके शब्दों का असर होगा तब, सबसे बड़ी बात ये है। अदरवाइज आप कहते रहो, मतलब जो बोलते हैं ना कि वेटेज देना, बोलते बहुत लोग हैं, स्पीच बहुत लोग देखते हैं देते हैं, लेकिन कुछ के शब्द प्रिंट हो जाते हैं, उनका वेटेज मिलने लगता है। तो वो तभी होता है कि जब आपकी वाणी सिद्धि हो। और वाणी सिद्धि कब होगी? जब आपका कॉन्शियसनेस हायर होगा। मैम आपकी क्लास में मोटिवेशन क्लास नाम देना चाहिए, ऐसी जो आप ये वाली लेते हो क्लासेस। बहुत अच्छा समझ आती हैं चीजें। एक्चुअली लाइफ मैनेजमेंट के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। और हम सब लोग अब एक जिस एज में खड़े हैं, जैसे होता है ना कि जैसे हम 18-20 के होते हैं तो हम बिल्कुल हाथ पैर मारने लगते कि क्या करियर बनाना है, किस साइड जाना है, कौन सा एग्जाम देना है कि जिससे हमारा एक अच्छा करियर हो। वैसे ही हम सब अब लगभग इस एज में खड़े हैं कि हमारा स्पिरिचुअल करियर क्या हो, किस साइड जाना है, कैसे डेवलप करना है। तो ये एक बेस्ट टाइम है इसका। मैम एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, जैसे है ना, आजकल मुझे सामने वाले पर्सन का ऑरा फील होता है। तो ऑरा कैसे फील होता है कि मन में मैंने कुछ सोचा है, और उस पर्सन के आने के बाद जब मैं उससे बात कर रही हूँ तो वो चीज मन में चल रही है कि करनी है, पर पता नहीं क्यों वो कनेक्टिविटी बन नहीं पाती, कि वो होता नहीं है। और कई लोगों के साथ इसको ऑरा बोलते हैं कि नहीं, इस चीज को? ऑरा मतलब होता है कि हमारे बॉडी के लगभग 3-4 इंच ऊपर से एक पूरा हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो दिखने लगना, और वो पॉसिबल होता है दिखना। ओके। तो मैम, ये चीज मैं ना आजकल नोटिस कर पा रही हूँ। कई लोगों के साथ हो रहा है, कई के साथ तो ऑरा फील ही नहीं हो रहा। तो लाइक जब ऐसा फील होता है कि सामने वाले का ऑरा नेगेटिव है और मैं कुछ सोच रही हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ, उसके साथ होने के बाद, तो उस वक्त क्या करना होता है हाँ, कि वो मैं जो मतलब? एक उस दिन भी शायद बात चली थी ना, तो एक वो जो साइकिक प्रोटेक्शन होता है कि अपने आप को चैनलाइज करना सुपर कॉन्शियसनेस से, और एक साइकिक प्रोटेक्शन यूज करना, वो करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि सामने वाला नेगेटिव है, उसके कंपैरिजन में आप पॉजिटिव है, तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव तुरंत वहां फ्लो होने लगेगी, और उसकी जो नेगेटिविटी वो हायर स्केल पर है, आपकी लो है, तो वो आपकी तरफ आने लगेगी। तो ये जो एक्सचेंज जब होगा ना, तो आप अपने आप आपको बहुत थका हुआ, बहुत ऐसा डिप्रेस सा फील करेंगे, और ऐसा लगेगा कि नहीं अब तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये इस टाइप के इमोशन, जो इनको हम नेगेटिव इमोशन कह सकते हैं, है ना, वो जनरेट होने लगेंगे क्योंकि आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी फ्लो हो रही है। तो इस समय बहुत जरूरी रहता है कि साइकिक प्रोटेक्शन को हम यूज करें, बिना उसके ना करें।
तो मैम देखिए साइकिल अगर प्रोटेक्शन मीन्स फ्राइडे हम को कैसे जल्दी करें? अगर हमारा ये हो गया ना थायराइड का, तो वो 10-15 मिनट का होता है, तो मैं आपको करा दूंगी, तो आप सभी लोगों को एक इससे आइडिया मिलेगा। चलिए, आई थिंक आज सभी के क्वेश्चंस हो गए होंगे। आज मैं सोच रही थी कि बहुत जल्दी फ्री हो जाऊंगी। चलिए, आई थिंक सभी के हो गए होंगे क्वेश्चन। बहुत जल्दी हम आपको फ्री होने नहीं देते ना, हम क्वेश्चन वही तो तो बरसात लेकर आते हैं। बिल्कुल। तो आप लोग अब इस पे काम करिए जो हमने थायराइड वाला किया है ना, और फिर हम मंडे से फिर हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। एक क्लास और आपकी अभी इसी पे रहेगी, ठीक है? तो मैम अब नेक्स्ट मंडे क्लास होगी? नहीं, अभी फ्राइडे क्लास रहेगी। फ्राइडे